Yes, hello everyone. This is Jyoti Shukla. Welcome to all in this channel. Let's study basics with me. So friends, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि मैं बीपीएससी का प्रैक्टिस सेट यहाँ पर डिस्कस कर रही हूँ, जिसमें हमने एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 एंड ये डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी। तो आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 2 जो है वो डिस्कस करेंगे। अगर मैं टोटल प्रैक्टिस सेट की बात करूँ तो एक में हमने 150 क्वेश्चन कवर किए थे, दूसरे प्रैक्टिस सेट में 100 क्वेश्चन 2 पार्ट्स में कवर किए थे। ये थर्ड प्रैक्टिस सेट हम यहाँ पर लेकर के आए हैं। तो चलिए देखते हैं, इसमें आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। लेट्स सी, हिस्ट्री का जो है वो सेक्शनल टेस्ट है। देखते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस दिए हैं और किस तरीके से आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, भारतीय इतिहासकारों के द्वारा वर्णित इतिहास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन तथा आधुनिक काल में बांट कर देखते थे। तो बिल्कुल सही है, इतिहास को इन खंडों में बांटने की यह समझ पश्चिम से आई थी। तो ये भी सही है, यानी कि आप देख सकते हो कि यह बांटने का जो है इट मीन्स कि इसको एंशिएंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री में बांट करके पढ़ा जाता है और इसको हम देखते हैं। तो ये दोनों ही ऑप्शन सही हैं। इट मीन्स कि पहले का सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। दूसरे में आते हैं, आधुनिक समाज की विशेषताओं में क्या सम्मिलित है। तो स्वतंत्रता भी सम्मिलित है, समानता भी सम्मिलित है, सामंती व्यवस्था सम्मिलित नहीं है, लोकतंत्र भी सम्मिलित है। देखिए, आधुनिक समाज में सामंती व्यवस्था में क्या हो गया, मतलब सामंतों का ही राज्य चलता था। तो आज का ऐसा नहीं है, हमारा देश जो है वो लोकतांत्रिक है, लोक स्वतंत्र है, लोगों में समानता की भावना जो है वो देखी जा सकती है। तो ये सारी चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है। तो ये हमारा पहला, दूसरा और तीसरा आप देख सकते हैं, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। थर्ड नंबर में आते हैं, रॉबर्ट क्लाइव ने हिंदुस्तान का नक्शे तैयार करने का काम किसे दिया। तो ये आप देखेंगे, जेम्स रेनेले, रॉबर्ट हुक, जेम्स मिल। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, जेम्स रेनेले को इन्होंने नक्शे जो है वो तैयार करने के लिए दिया था। तो तीसरे का आपका सी ऑप्शन, ए ऑप्शन सॉरी। चौथे में आ जाते हैं, 1929 की आर्थिक महामंदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, अमेरिकी शेयर बाजार में बड़ी मात्रा में बिकने वाली के कारण आर्थिक महामंदी शुरू हुई। तो 1929 की जो आर्थिक महामंदी आई थी उसमें अमेरिका में बहुत ही ज़्यादा, अमेरिका के शेयर बाजार जो है वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डाउन हो गए थे। तो ये सही बात है। अमेरिकी महामंदी का सबसे बुरा प्रभाव जर्मन अर्थव्यवस्था पर पड़ा। तो ये भी सही है, यानी कि दोनों ही ऑप्शन सही हो जाएंगे। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 5वें नंबर क्वेश्चन में आते हैं, 5th नंबर, 1946 में दिल्ली में हुई पुलिस हड़ताल का मुख्य कारण क्या था। तो 1946 में दिल्ली में पुलिस हड़ताल का जो मुख्य कारण था वो कम वेतन भी था और ख़राब भोजन भी था। इट मीन सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 5वें का सी जो है वो सही हो जाएगा। 6वें में आते हैं, बहादुर शाह जफर के बेटों को किस अंग्रेज अधिकारी ने गिरफ्तार किया। तो बहादुर शाह जफर के जो बेटे थे उनको सर कॉलिन कैम्पबेल दिया है, जनरल जॉन निकोलसन, जनरल नील एंड कैप्टन हडसन। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे चारों ही ऑप्शन में, तो इसमें जो डी ऑप्शन सही है, कैप्टन हडसन जो है वो सही हो जाता है। 7वें में आते हैं, वाणिज्यिक कंपनियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, वाणिज्यिक कंपनियों का मुख्य लक्ष्य प्रतिस्पर्धा से बचकर मुनाफा कमाना था। बिल्कुल सही है। वे सस्ती चीज़ें खरीद कर उन्हें उच्च कीमतों पर बेचती थी। तो दोनों ही ऑप्शन सही हैं, यानी कि सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 7वें का सी हो जाएगा। 8वें में आते हैं हम, 8वां देख सकते हैं, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और कंपनी के बीच टकराव का मुख्य कारण क्या था। तो फरमान का दुरुपयोग। देखिए, जैसे ही जो है बंगाल के नवाब ने फरमान जारी किया तो उसका अंग्रेज लोग जो है वो दुरुपयोग करने लगे। तो इस वजह से उनके बीच में टकराव देखने को मिला, इवन लड़ाई देखने को मिली। आप देखते हो कि प्लासी का युद्ध हुआ, बक्सर का युद्ध हुआ। तो इन्हीं सब के कारण जो है वो हमें देखने को मिलता है, फरमान का दुरुपयोग करने के कारण। 9वां देखते हैं, सिराजुद्दौला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1756 में ईस्वी में मुर्शिद कुली खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। तो मुर्शिद कुली खान की मृत्यु के बाद नहीं, ये थे दूसरे राजा थे। तो ये आपका ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा। और दूसरे स्टेटमेंट को अगर हम पढ़ेंगे तो 9वां में आप देखेंगे ना, तो अली वर्दी खान थे, ये मुर्शिद कुली खान नहीं थे, अली वर्दी खान। अली वर्दी खां की मृत्यु के बाद जो है इनको सिराजुद्दौला को नवाब बनाया गया था। तो पहला गलत हो गया। अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच राजस्व को लेकर विवाद था। बिल्कुल सही है। सिराजुद्दौला का रॉबर्ट क्लाइव के साथ 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध जो है वो हुआ। वेट, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप पहले ही ऑप्शन को काट देते हैं
तो फर्स्ट ऑप्शन कौन सा कथन सत्य है पूछा है, तो पहला कट गया, वेट, पहला ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन जो है, दूसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन आपका कट जाता है। तो आप देख सकते हैं कि 9वां का जो हमें सही आंसर देखने को मिलता है वो सी हो जाएगा, यानी दूसरा और तीसरा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 10 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, सिराजुद्दौला के हार का प्रमुख कारण क्या था? सैन्य कमजोरी थी, अंग्रेजों की तुलना में वित्तीय स्थिति कमजोर, सेनापति मीर जाफर की धोखेबाजी। देखिए, सिराजुद्दौला की हार का प्रमुख कारण था सेनापति मीर जाफर की धोखेबाजी। जब प्लासी का युद्ध होता है 1757 में, प्लासी का युद्ध होता है, तो युद्ध में ये जो है सिराजुद्दौला का सेनापति था मीर जाफर, लेकिन मीर जाफर जो है वो युद्ध छोड़ करके भाग जाता है, वो अंग्रेज़ों के साथ में मिल जाता है, अंग्रेज़ों के साथ मिल जाता है। और जैसे ही अंग्रेज़ों के साथ मिल जाता है तो सिराजुद्दौला की तो पूरी की पूरी सेना ही बेकार हो गई, सारी की सारी सेना तो अंग्रेज़ों में मिल गई पूरी टीम के साथ में, तो सिराजुद्दौला को अपनी जान बचा करके भागना पड़ जाता है। तो सी ऑप्शन जो है वो सही है, प्लासी का युद्ध आप याद रखेंगे 1757 में, जून 1757 का। प्लासी युद्ध 11वां देखेंगे, प्लासी के युद्ध के पश्चात उत्पन्न परिस्थितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, कंपनी ने बंगाल का प्रशासन नहीं संभाला क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य व्यापार फैलाना था। ठीक है, सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर कासिम बंगाल का नवाब बना। सिराजुद्दौला को मारा नहीं गया था, इवन मीर कासिम नहीं, मीर जाफ़र जो है वो बनता है। ठीक है, मीर जाफ़र वहाँ का नवाब फिर बनता है, तो ये आपका ऑप्शन जो है वो गलत है। तो 11वां का अगर आप देखेंगे तो 11वें का बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। पूछा है कौन सा गलत है, असत्य कथन, तो दूसरा असत्य था, इसलिए दूसरा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन जो है उसमें सही था। 12वें में देखेंगे, वर्ष 1764 की बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? देखिए, जब 1764 का बक्सर का लड़ाई हुआ उस समय पर मीर जाफ़र जो था, मीर जाफ़र बंगाल का नवाब था। ठीक है, लेकिन मीर कासिम के साथ में लड़ाई हुई थी, मीर कासिम और अवध के नवाब और मुग़ल साम्राज्य के जो राजा थे, उन तीनों एक साथ थे और अंग्रेज जो है वो एक साथ थे। तो मीर कासिम के साथ लड़ाई जरूर हुई थी, लेकिन उस समय पर जो बंगाल का नवाब हम कहेंगे वो मीर जाफ़र को कहेंगे। ठीक है, आगे आते हैं 13वें नंबर में, बक्सर के युद्ध के समय पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो बक्सर की लड़ाई केवल अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच हुई। बक्सर की लड़ाई केवल अंग्रेजों और मीर कासिम नहीं, अंग्रेज़ थे, मीर कासिम थे और उसके साथ में अवध के नवाब थे और मुग़ल साम्राज्य के जो राजा थे वो थे। तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। बक्सर के युद्ध के पश्चात मुग़ल सम्राट ने कंपनी को बंगाल की दीवानी और फौजदारी अधिकार दे दिए। गलत बात है, गलत है, एक ही दिया था। ठीक है, तो दोनों ही गलत हो जाएगा। पूछा है सत्य कथन चुनिए, तो डी हो जाएगा, यानी कि ना तो एक और ना ही दो। 13वें के बाद आते हैं 14वें नंबर पर, सहायक संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सहायक संधि अपनाने वाली रियासतों को अपनी स्वतंत्र सेना रखने का अधिकार नहीं होता था। अधिकार सही है। सहायक संधि अपनाने वाली रियासतों को कंपनी द्वारा सुरक्षा दी जाती थी, ये भी सही है। सुरक्षा की निर्धारित रकम नहीं चुकाने पर भी कंपनी उसके रियासत का इलाका अपने कब्जे में ले लेती थी, तो सही है, ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं। पूछा है सत्य कथन कौन सा है, तो तीनों ही सही हो जाएगा, यानी कि 14वीं का डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आते हैं 15 नंबर पर, हैदर अली की मृत्यु किस आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई थी? तो हैदर अली जो कि टीपू सुल्तान के पिताजी थे, तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, इसी में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। कोई उन्हें चोट नहीं लगती है, ऐसा नहीं कि वो हार जाते हैं, तो इवन दूसरी जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध था उसमें भी जीते थे और दूसरी भी जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था वो भी निर्णायक नहीं रहा था। लगभग जो है वो हैदर अली की ही जो है राज्य जो है टीपू सुल्तान की ही सेना जो है वो जीतती है। लेकिन आप ये भी ध्यान रखेंगे, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान को मार दिया जाता है। ठीक है, टीपू सुल्तान जो कि हैदर अली के पुत्र थे। आगे आते हैं 60 नंबर में, टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के खिलाफ निम्न में से कौन से कदम उठाए? 1786 ईस्वी में टीपू सुल्तान ने अपने रियासतों के अंतर्गत पड़ने वाले बंदरगाहों में चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची का निर्यात रोक दिया, तो ये गलत है। दूसरा है, उसने फ्रांसीसी व्यापारियों के साथ घनिष्ठ संबंध विकसित किए, हाँ बिल्कुल सही है। टीपू सुल्तान जो है वो अंग्रेजों के मना करने के बावजूद भी वो फ्रांसीसियों के साथ अपना अच्छा रिश्ता बनाया हुआ था। इवन फ्रांसीसी उनका बहुत ही अच्छे से हेल्प करते थे। फ्रांसीसी की मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया, ये भी सही है, यानी कि दूसरा और तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 17 नंबर में आते हैं, 1799 में टीपू के हार के परिणाम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए टीपू मारा गया। ठीक है, वोडियर राजवंश के हाथों में मैसूर की सत्ता सौंप दी गई, मैसूर पर सहायक संधि थोप दी गई। तो यहाँ पर पूछा है कि कौन सा सही हो जाएगा, केवल एक, केवल दो, एक दो या 1 2 3 सभी। तो यहाँ पर तीनों ही ऑप्शन जो है वो सही हो जाएंगे, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सर्वोच्चता की नीति किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी?
तो सर्वोच्चता की जो नीति थी वो आप अगर देखेंगे तो लॉर्ड वेलेस्ली दिया है, वॉरेन हेस्टिंग्स दिया है, लॉर्ड कॉर्नवालिस दिया है, लॉर्ड हेस्टिंग्स दिया है। तो इसका जो सही आंसर है वो लॉर्ड हेस्टिंग्स जो है वो सही हो जाएगा। 18वें के बाद आते हैं 19 नंबर क्वेश्चन में, रानी चेन्नम्मा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रानी चेन्नम्मा का संबंध कर्नाटक से है। रानी चेन्नम्मा अंग्रेजों के खिलाफ अहिंसक आंदोलन करने वाली पहली शासिका थी। देखिए पहली शासिका नहीं थी, तो यहाँ पर आप कट कर देंगे, दूसरा ऑप्शन गलत है। तो जैसे ही आपका दूसरा गलत हो जाता है तो ये 3 ऑप्शन कट जाएंगे, एक आंसर बचेगा। केवल एलिमिनेशन टेक्निक के थ्रू आप आंसर सही कर सकते थे, यानी पहला और तीसरा जो है वो सही है। आगे आते हैं 20 नंबर क्वेश्चन में, कंपनी ने सिंध पर किस वर्ष कब्जा किया? तो कंपनी ने सिंध पर जो कब्जा किया था वो 1843 ईस्वी में किया था। सहायक संधि और वर्ष जो है वो मिलान करना है। तो देखिए सबसे पहले जो सहायक संधि की गई थी वो सतारा के साथ की गई थी। तो सतारा देखिए कहाँ है, 1848 में। संबलपुर की बात करेंगे तो सतारा पहले का भी, आप देखिए पहले का भी ये इसमें भी दिया हुआ है और इसमें भी दिया है, ये दोनों ऑप्शन तो आपके एलिमिनेट हो गए। उसके बाद आप देखिए तो संबलपुर इसी के बाद में हो जाएगा, यानी 1848, और संबलपुर जो है वो 1853। संबलपुर 53 नहीं, 1848 के बाद 50 दिया है, सतारा के बाद संबलपुर था, तो दूसरे का ए हो जाएगा, यानी कि इसमें दिया है। देखिए उसके बाद आपका उदयपुर, फिर आपको नागपुर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो उदयपुर का हो जाएगा 1852 और नागपुर जो है वो 1853। तो ये मिल रहा है डी नंबर में, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आते हैं 22 नंबर में, अवध के अधिग्रहण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, अंग्रेजों ने अवध की जनता को कुशासन से आज़ाद कराने का तर्क देकर अवध का अधिग्रहण किया, ठीक है। अवध पर 1801 ईस्वी में सहायक संधि थोप दी गई। दूसरा है, जनता अवध के नवाब से परेशान थी तथा उन्होंने अधिग्रहण का विरोध बड़े स्तर पर नहीं किया। तो ये गलत है, देखिए तीसरा जो है वो गलत है। अब जैसे ही तीसरे ऑप्शन को कट कर देते हो, आपके पास बचता है ए, या तो केवल ए या तो केवल 2। तो 22 का जो सही आंसर है वो आपका हो जाएगा सी, 22 का सी, यानी कि पहला और दूसरा दोनों ही सही है। आगे आते हैं 23 नंबर में, गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा लागू किए गए न्याय व्यवस्था की निम्नलिखित विशेषताएँ थी। हर जिले में 2 अदालत बनाएगी, फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत, सही है। दूसरा है, दीवानी अदालतों के मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे, जिसमें यूरोपीय पद्धति पर दीवानी कार्य किए जाते थे। तो ये आपका गलत हो जाएगा। फौजदारी अदालतें अभी भी काजी और मुफ्ती के अंतर्गत थी, लेकिन वह भी कलेक्टर की निगरानी में काम करते थे। तो देखिए आपका दूसरा ऑप्शन आप कट कर देंगे, जैसे ही दूसरा आप कट करते हो बी ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा, यानी 23 का बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 24 में आ जाते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन में, वॉरेन हेस्टिंग्स पर किसने इंग्लैंड में महाभियोग चलाया था? तो सर विलियम ब्रेट, सर विलियम रॉबर्ट ग्रो, जस्टिस लोप्स, एडमंड बर्ग। तो वॉरेन हेस्टिंग्स पर महाभियोग जो चलाया था वो एडमंड बर्ग ने चलाया था, यानी कि 24 का आपका डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 25 आते हैं, जिस समय बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो जब स्थायी बंदोबस्त चालू किया गया था तो वो लॉर्ड कॉर्नवालिस था, जो उस समय पर जो है वहाँ का गवर्नर था। 26 में आते हैं, स्थायी बंदोबस्त के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्थायी बंदोबस्त का लाभ प्रारंभ में कंपनी को मिला, मगर बाद में उन्हें जिम्मेदारी की अपेक्षा कम लाभ प्राप्त हुआ, तो ये गलत है। दूसरा है, स्थायी बंदोबस्त की रकम ज़्यादा होने के कारण कई जमींदारों की जिम्मेदारी राजस्व चुकाने में विफल होने के कारण छीन ली गई। तीसरा है, किसानों के लिए यह व्यवस्था दमनकारी सिद्ध हुई क्योंकि लगान की रकम बहुत ज़्यादा थी और ज़मीन पर उसका अधिकार सुरक्षित नहीं था। देखिए ज़मीन पर उनका अधिकार जो है वो तो था, ज़मीन पर अधिकार था, लेकिन वो शासन जो है वो किस तरीके से करना है वो नहीं था, वो छिन गया था इनका। तो आप देखेंगे असत्य कथन पूछा है, इसमें असत्य कथन पूछा है, वेट। तो 26 का आपका जो होगा वो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन, यानी कोई भी नहीं। वेट, आपका सभी का सभी आंसर जो है वो सही है, सभी आंसर जो है वो सही है, आप देख सकते हो। सभी ऑप्शन जो है वो सही है, पहला भी सही है, दूसरा भी एंड तीसरा भी, पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है। असत्य पूछा है, इट मीन्स कि कोई भी नहीं होगा, सबके सब जो है वो सत्य है, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आते हैं 27 में, महालवाड़ी व्यवस्था लागू करते समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? हार्ट मैकेंजी, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड एमहर्स्ट या लॉर्ड मुनरो। तो यहाँ पर हार्ट मैकेंजी जो है वो सही हो जाएगा, यानी 27 का आपका 27 का बी ऑप्शन सही होगा, लॉर्ड हेस्टिंग्स था, ठीक है। मैम घंटी वाला कहाँ है? हार्ट मैकेंजी, यहाँ पर आपका हार्ट मैकेंजी होगा, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने, हार्ट मैकेंजी। 27 का ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 28 में आते हैं, महालवाड़ी व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अलेक्जेंडर रीड ने इसे पहली बार लागू किया? नहीं।
दूसरा है ये व्यवस्था महाल जो गांव का समूह होता था उससे की जाती थी। तीसरा है भू राजस्व की रकम निश्चित रूप से तय कर दी जाती थी जिसको चुकता करने की जिम्मेदारी सामूहिक रूप से महाल की होती थी। तो यहाँ पर आप देखेंगे सभी ऑप्शंस को एक एक करके, तो इसका जो ऑप्शन है वो ए ऑप्शन जो है वो सही है, यानी कि केवल 2 सही है, तीसरा भी ऑप्शन आपका जो है वो गलत हो जाएगा। आगे आते हैं 29 नंबर पर, रैयतवाड़ी व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहले कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने इस व्यवस्था को लागू किया। भू राजस्व वसूलने की व्यवस्था किसी संस्था या जिम्मेदारों से न करके सीधे रैयतों से किया गया। तो यहाँ पर ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, 1, 2 या ना तो 1 और ना ही 2। तो 29 का आपका जो है वो सी सही हो जाएगा, यानी दोनों के दोनों ऑप्शन जो है वो सही हैं। 30 में आते हैं, बंगाल में नील विद्रोह किस वर्ष हुआ? तो बंगाल में जो नील विद्रोह हुआ था वो 1859 में हुआ था। तो ये आप ध्यान में रखेंगे, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 31 में आते हैं, निम्न में से कौन सा आदिवासी समूह पशुपालक नहीं था? तो देखिए जो लबाड़िया था ये आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है, आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश में ये जो थे ये पशुपालक थे। गद्दी जो है ये भी आपको पहाड़ी इलाके में देखने को मिलेंगे, ये भी पशुपालक थे। बैगा भी ये वन गुज्जर जो थे ये भी पशुपालक थे, लेकिन जो बैगा जो थे वो आखेटक थे। ठीक है, बैगा जो थे वो आखेटक थे, तो ये आपका नहीं होगा, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, 31 का डी। 32 में आते हैं, 32 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हो, औपनिवेशिक शासन से आदिवासियों के जीवन पर निम्नलिखित असर पड़े। पहला, आदिवासी मुखियाओं ने उनका मालिकाना हक और शासकीय शक्तियाँ छीन ली और उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बनाए गए नियम को मनाने के लिए बाध्य कर दिया। ठीक है। दूसरा है घुमंतु काश्तकारों, देखिए उनका मालिकाना हक, शासकीय हक, देखिए उनका मालिकाना हक नहीं छीना था, शासकीय शक्तियाँ जो है वो छीनी थी, तो ये तो गलत हो जाएगा। घुमंतु शासकों काश्तकारों को एक स्थान पर रहने के लिए बाध्य करने का प्रयास किया जाने लगा। हाँ, ये जो है वो सही है, यानी कि 32 का जो है वो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 32 का बी, केवल दूसरा जो है वो सही है। 33 नंबर में आते हैं, आदिवासी विद्रोह को उनकी घटना से मिलाना है। तो देखिए संथाल विद्रोह दिया हुआ है, संथाल विद्रोह जो है वो 1855 में है, तो ये बी ऑप्शन जो है वो कट जाएगा, ए बी सी ये हो सकते हैं। कोल विद्रोह, वर्ली विद्रोह, बस्तर विद्रोह, इनको आपको मिलाना है। तो इसका जो आंसर है वो आप देखोगे, वर्ली विद्रोह जो हुआ था वो 1940 में हुआ था। वर्ली देखिए तीसरे का डी आपको कहाँ दिख रहा है, यहाँ पर है, यानी कि सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। 33 का आपको सी ऑप्शन जो है वो सही देखने को मिलेगा, यानी पहले का हो गया आपका ए, दूसरे का हो जाएगा बी, कोल विद्रोह, और बस्तर जो है वो आपका 1910 में हो जाएगा। आगे आते हैं 34 नंबर में, बिरसा मुंडा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिरसा मुंडा समाज में सुधार के पक्षधर थे, वे एक स्थान पर टिककर खेती करने, समूह में रहने और मदिरापान से युवाओं को दूर रहने का सलाह देते थे, बिल्कुल सही है। वे जनेऊ धारण करते थे और शुद्धता व दया पर जोर देते थे, तो दोनों ही सही हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 35 में आते हैं, किस गवर्नर जनरल ने यह फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे? तो देखिए ये 1857 की जो क्रांति हुई थी उस समय पर जो गवर्नर जनरल थे वो आपके हो जाएंगे लॉर्ड कैनिंग थे, यानी कि 35 का बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। 36 में आते हैं, कंपनी द्वारा भारत में सुधार के नाम पर ईसाई धर्म को प्रोत्साहित करने के लिए निम्न में से कौन से कदम उठाए गए? पहला है 1830 के बाद कंपनी ने ईसाई मिशनरियों को जमीन व संपत्ति जुटाने की छूट दे दी। ठीक है। 1850 में एक नया कानून बनाया गया जिसमें प्रावधान था कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है तो उसे पुरखों की संपत्ति पर पहले जैसा अधिकार मिलेगा। तो यहाँ पर दोनों ही ऑप्शन सही हो जाएंगे, यानी 36 का जो ऑप्शन है वो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 37 में आते हैं, मंगल पांडे को किस दिन फांसी दी गई थी? तो ये 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी गई थी। 38 में आते हैं, 1857 की विद्रोह बागी और उनके संबंधित क्षेत्र का मिलान करें। यहाँ पर आप मिलाएंगे नाना साहब, तो नाना साहब जो है वो कानपुर से हो जाएंगे, यानी पहले का बी ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, पहला और दूसरा ऑप्शन जो है वो कट जाएगा। रानी लक्ष्मीबाई झांसी, तो चौथे का आप डी देखिए, चौथे का डी यहाँ पर है, यानी कि डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे आते हैं 39 में, विद्रोहियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बहादुर शाह जफर को उनकी पत्नी के साथ निर्वासित कर रंगून के एक जेल में भेज दिया गया, जहां 1861 में उनकी मृत्यु हो गई। देखिए उनकी पत्नी के साथ तो रंगून भेजा गया, लेकिन 1861 में उनकी मृत्यु नहीं हुई थी, बल्कि 1862 में हुई थी, तो ये ऑप्शन जो है वो आपका गलत हो जाएगा। दूसरा, 1858 में रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुई, ये सही है। तीसरा है, तात्या टोपे मध्य भारत के जंगलों में रहते हुए आदिवासियों और किसानों की सहायता से जो है छापामार युद्ध किया, तो ये दोनों ही सही है, यानी कि दूसरा और तीसरा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 40 नंबर में, 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने अपनी नीतियों में निम्नलिखित बदलाव किए। पहला है, ईस्ट इंडिया के कंपनी के सारे ब्रिटिश साम्राज्य के साथ
हाथ में सौंप दिए एवं एक परिषद का गठन किया जिसे इंडिया काउंसिल कहा गया। सही है। दूसरा ऑप्शन में आता है डलहौजी ने व्यक्तिपद के सिद्धांत को त्याग दिया और स्थानीय शासकों को दत्तक पुत्रों को सत्ता सौंपने की छूट दी गई। ये भी सही है। अंग्रेजों ने भारतीय लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाज का सम्मान करने का फैसला किया। तो यहाँ पर आप देखो तो 40 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें आपका डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, यानी कि सारे के सारे ऑप्शन जो है वो सही हो जाएंगे। आगे चलते हैं 41 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की? तो ये 1784 में आप देखेंगे विलियम जोन्स ने की थी और फोर्ट विलियम कॉलेज में जो कि कलकत्ता में है। 42 नंबर में आते हैं बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुई थी? तो बनारस में हिंदू कॉलेज की जो स्थापना हुई थी वो आप देख सकते हो वॉरेन हेस्टिंग्स है, कार्नवालिस है, सर जॉनसोर है या लॉर्ड वेलेस्ली। तो 42 का जो सही आंसर है वो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी लॉर्ड कार्नवालिस इज द करेक्ट ऑप्शन। 43 में आते हैं मैकाले मिनट्स के आधार पर किस वर्ष अंग्रेजी शिक्षा का अधिनियम पारित किया गया? तो ये 1835 में। आप जानते हो कि मैकाले मिनट्स जो आया था उसमें मैकाले ने अंग्रेजी को ही सर्वोच्चता जो है वो दिखाया था कि अंग्रेजी भाषा ही सर्वोच्च है। आगे चलते हैं 44 में 1854 के वुड डिस्पैच के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है वुड के नीति पत्र में यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र उत्थान का तर्क दिया गया। ठीक है। वुड के नीति पत्र के आधार पर 1854 में सरकारी विभाग का गठन किया गया ताकि शिक्षा संबंधी सभी मामलों पर सरकार का नियंत्रण किया जा सके। ठीक है। इस दस्तावेज में अंग्रेजी शिक्षा का एक व्यवहारिक लाभ आर्थिक क्षेत्र में भी बताया गया। तो 44 का आप देखोगे तो सभी के सभी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएंगे। डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 45 में आते हैं महात्मा गांधी शिक्षा संबंधी विचारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महात्मा गांधी की विचार दिए हैं। महात्मा गांधी अंग्रेजी शिक्षा के खिलाफ थे, बिल्कुल सही है। उनके मुताबिक अंग्रेजी शिक्षा भारतीयों को अपाहिज बना देगी और उन्हें अपने सामाजिक परिवेश में से काट देगी। सही है। उनके अनुसार पढ़ने और लिखने की क्षमता पा लेना ही शिक्षा नहीं है। तो ये सही है, यानी कि सारे ऑप्शन जो है वो सही हो जाएंगे। 45 का डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 46 में आते हैं टैगोर के शिक्षा संबंधी विचारों के बारे में दिया हुआ है, कौन से सत्य है? टैगोर अंग्रेजी शिक्षा पद्धति से खुश नहीं थे, बिल्कुल सही है। दूसरा है उनके अनुसार सृजनात्मक शिक्षा केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित किया जा सकता है, ये भी सही है। टैगोर आधुनिक पश्चिमी सभ्यता और भारतीय परंपरा के श्रेष्ठ तत्वों का सम्मिश्रण चाहते थे। सभी ऑप्शन सही है। इट मीन्स कि 46 का डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 47 में आते हैं सती शब्द का अर्थ होता है। सती शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है सदाचारी महिला। तो 47 का सी हो जाएगा। 48 में आते हैं राजा राम मोहन राय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उन्होंने कोलकाता में ब्रह्मो समाज की स्थापना की। सही है। राजा राम मोहन राय पश्चिमी शिक्षा के प्रसार के पक्ष में थे। सही है। राजा राम मोहन राय ने विधवा महिलाओं के समर्थन में विधवा विवाह के पक्ष में कानून बनाने की मांग थी। नहीं, विधवा विवाह के वो खिलाफ थे। तो पहला और दूसरा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, यानी 48 का सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 49 में आते हैं 49 नंबर क्वेश्चन प्राचीन ग्रंथों का हवाला देकर किसने समाज सुधार की पहल प्रारंभ की? तो ये राजा राम मोहन राय ने की थी। 49 का ए हो जाएगा। राजा राम मोहन राय के बहुत सारे कारनामे हैं, जैसे उन्होंने सती प्रथा का अंत किया था 1828 में, उसी के साथ में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तो ये सारी चीज़ें। ईश्वरचंद्र विद्यासागर की बात करें तो ये महिला शिक्षा को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए इवन महिला कॉलेज की भी स्थापना की वहाँ पर कलकत्ता में। ज्योतिबा राव फूले महाराष्ट्र में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थे और इन्होंने छुआछूत से मुक्ति दिलाने का काम किया। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। तो इन सारी चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे। 50 नंबर में आते हैं विधवा विवाह का कानून किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में पारित हुआ था? तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे और राजा राम मोहन राय और लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने मिलकर के विधवा विवाह का कानून जो है वो पारित करने का काम किया था। तो 50 का जो आंसर हो जाएगा वो डी होगा। वेट, 50 का जो आंसर है वो डी होगा। 50 का डी। विधवा विवाह जो है, विधवा विवाह के लिए लॉर्ड कैनिंग हो जाएंगे। अगर आप देखोगे विधवा विवाह और विधवा प्रथा को, इट मीन्स की जो सती प्रथा का अंत था वो बेंटिंग ने किया था। ठीक है। आगे आते हैं 51 में लड़कियों के लिए स्कूल खोलने वाले सुधारकों व उनके क्षेत्र का मिलान कीजिए। ईश्वरचंद्र विद्यासागर जो थे वो एक्टिव थे कहाँ पर? तो ये कोलकाता में थे। पहले का बी हो जाएगा। ज्योतिबा राव फूले जो थे वो महाराष्ट्र में थे। मिलाइए, पहले का बी, फर्स्ट का बी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। दूसरे का ए, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। आर्य समाज जो था वो पंजाब में था। तीसरे का सी यहाँ पर हो जाएगा। भोपाल की बेगम जो है वो अलीगढ़, यानी कि डी ऑप्शन ये आपका सही हो जाएगा। चौथे का डी। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर हमने 51 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस किए हैं। होप सो आपको ये समझ में आए होंगे और आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लगे होंगे। तो 51 नंबर क्वेश्चन के बाद में बाकी हम अलग से जो 49 क्वेश्चन बच रहे हैं उनको हम नेक्स्ट टेस्ट के नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। होपफुली आप इसको देखोगे और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल लगेगा। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।